हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। और हम डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास बिल्कुल बेसिक लेवल से, जो कि इंपॉर्टेंट है सी टेट, टेट, सुपर टेट और बाकी सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, सी टेट 2020 के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसी को। और ये टॉपिक से जो सवाल पूछा गया था वो 2019 का जो सुपर टेट एग्ज़ाम हुआ था, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी, उससे ये सवाल पूछा गया था। और एग्ज़ाम में से 1 से 2 सवाल 100% पूछे जाते हैं। दोस्तों, वो टॉपिक है संवेग। और टॉपिक के लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। अगर आप उसका जवाब दे जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है और आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर या 1 नंबर ज़रूर पक्के हो जाएंगे। और इसमें शुरू करते हैं हम लोग संवेग। तो संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है वेग से युक्त। वेग क्या होता है मालूम है? वेग मतलब स्पीड, युक्त मतलब यानी वेग के सहित, वेग के साथ यानी। तो आंग्ल भाषा में संवेग का मतलब क्या होता है? इमोशंस। इमोशंस, इमोशन जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस मोशन। ई प्लस मोशन, इमोशंस। अब देखिए ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है अंदर से। अब ई का मतलब आप सोचेंगे कि ई का मतलब अंदर क्यों हो सकता है? एक अल्फ़ाबेट का मतलब इतना बड़ा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, ई जो इंटरनल माने होता है अंदर से। अंदर के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इंटरनल। तो आप देख रहे हैं कि इसका उच्चारण स्टार्ट हो रहा है ई से, तो इसलिए यहाँ पे उसको शॉर्ट में यहाँ पे ई लिखा गया है। ऐसे ही इंग्लिश के वर्ड बनाए गए हैं। तो ई का मतलब हो गया अंदर से यानी इंटरनल। और इमोशन, मोशन का अर्थ क्या हो गया? गति। तो इसका मतलब क्या होगा कि आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। तो गति देने का मतलब है कि इमोशंस को धक्का मारना नहीं है, बल्कि गति देने का तात्पर्य यह है कि मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें वैसे ही व्यक्त कर देना। अब मन में भाव जो उत्पन्न होते हैं वो जानते हैं कि किन पर डिपेंड करते हैं? वो परिस्थितियों पर डिपेंड करते हैं। तो ये सवाल भी कभी कभी पूछता है कि जो संवेग होते हैं वो किन पर निर्भर होते हैं? तो जो संवेग होते हैं वो परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं या मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर होते हैं। आगे जैसे आपके ऑप्शन होंगे उसी हिसाब से हम लोग उसका जवाब देते हैं। तो लैटिन भाषा में भी क्या होता है कि लैटिन भाषा के शब्द जो इमोवीरे है, इससे संवेग का जो इमोशन शब्द होता है वो लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। तो आप जानते हैं कि संवेग क्या है? जो गति है। तो गति कैसे होती है? उत्तेजित अवस्था होती है। तो मन में भाव जो हैं वो भावों का उत्तेजित होकर के बाहर निकलना, वही इमोशंस हैं, वही संवेग है। दोस्तों, संज्ञानात्मक एक शब्द बार बार अब यूज़ होता रहा है अभी तक। तो संज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने। ठीक है, तो यहाँ संज्ञानात्मक जो है वो एक अलग चीज़ है, संज्ञान एक अलग चीज़ है और संवेग एक अलग चीज़ है। अगर संज्ञान के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप पियाजे का जो मैंने सिद्धांत पढ़ाया है पिछले, उसको आप उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। दोस्तों, संवेग में हमने जो अभी तक डिस्कस किया वो उसकी बेसिक नॉलेज थी, जो कि पता होना चाहिए। एग्जाम में कुछ भी इससे पूछ सकता है। दोस्तों, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है डेफिनेशन संवेग के विषय में, जो भी दी गई है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। अगर आप इन डेफिनेशंस को ठीक से समझते हैं तो मे भी ऐसा हो सकता है कि सवाल इससे पूछे जाएं, क्योंकि डेफिनेशंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और संवेग की डेफिनेशन भी सी टेट में पूछी जा चुकी है। तो पहला है कि वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ क्या है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग क्या है? एक संवेग किसी भी व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यानी कोई व्यक्ति अपने भावों को जो व्यक्त कर देता है, चाहे वो भय हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो घृणा हो, चाहे वो स्नेह हो, ठीक है, उसको जो व्यक्त करता है उसी को संवेग कहते हैं, ऐसा वुडवर्थ कहते थे। तो एग्जाम में जैसे पूछा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा वुडवर्थ ने दी है। ऐसी कोई भी परिभाषा दे सकता है आपसे, जो है मनोवैज्ञानिक का नाम पूछ सकता है। ठीक है, अगला है कि रॉस ने क्या कहा है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। रागात्मक तत्व का मतलब होता है कि भाव। अब भाव किसी भी प्रकार के भाव हो सकते हैं। मैंने अभी मैंने आपसे कहा कि भाव जैसे कि प्रेम, घृणा, वात्सल्य, स्नेह, ठीक है, तो किसी भी तरह के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से क्या भाव है, किनकी प्रधानता रहती है? तो उन्होंने संवेग में यही कहा है कि संवेग वह अवस्था है जिसमें भावों की प्रधानता रहती है। आप ऐसे समझ सकते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार क्या है कि जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है, यानी जब भावों के वेग बढ़ जाता है, तब संवेग उत्पन्न होता है। यानी जब मन के अंदर परिस्थिति हमारी जैसी है उसके हिसाब से जब हमारे मन के अंदर भाव बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और फिर वो अचानक से उत्तेजित होकर के बाहर निकलते हैं, गति के साथ बाहर निकलते हैं, तो वही संवेग कहलाते
हैं। तो ठीक है, ये वैलेंटाइन की डेफिनेशन थी। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? क्रो ने कहा कि संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। अब इनकी डेफिनेशन जो है बिल्कुल अलग ही है। इनका कहने का मतलब है कि मन में जो भाव होते हैं, पहली बात वो परिस्थिति के हिसाब से होते हैं। ये लिखा नहीं है लेकिन ये एक सेंस निकल के आता है कि आंतरिक समायोजन का मतलब ही है कि मन में जो भाव होते हैं वो बाहर की परिस्थिति से भाव जो होते हैं वो मैच हो जाते हैं। जैसे कि बाहर अगर माहौल अच्छा है, खुशनुमा है, तो प्रेम के भाव अंदर उत्पन्न हो रहे होंगे और वो बाहर की परिस्थिति से समायोजन कर रहा होगा, तो वो उसके लिए क्या है? संतोषकारी, यानी सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फेक्शन हो रहा है अपना, ठीक है, संतोष उसको हो रहा है, उसके लिए सुरक्षा है, उसके लिए कल्याण है। ये सब डिपेंड करता है कि वो किस परिस्थिति में है। ठीक है, उसके अंदर जैसे भय की अगर प्रधानता है तो जो सुरक्षा का भाव है वो कम हो जाएगा। अगर उसके लिए कोई माहौल अच्छा नहीं है, दुखद माहौल है, तो वो उसके लिए कल्याणकारी नहीं होगा। अगर कोई बाहर का माहौल अच्छा है तो उसके लिए वो संतोषकारी होगा, है ना। तो यही समायोजन है, यही आंतरिक समायोजन है। तो आंतरिक समायोजन भी बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि संवेग परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं संवेग के प्रकार, और इससे सवाल अभी तक तो पूछा ही गया है। सी टेट 2000 जो सुपर टेट 2019 था उसमें भी इससे एक सवाल ज़रूर आया था। ठीक है, और लास्ट में जो 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो ज़रूर उनके आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसमें क्या है कि संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? ठीक है, मूल प्रवृत्तियां जो जन्म से किसी भी बच्चे में पाई जाती हैं। ठीक है, तो संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है? 14 बताइए। ये आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? 14। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? 14 होती हैं। या ये पूछ सकता है कि मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने होते हैं? तो 14 होते हैं। ये एग्ज़ाम में एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखना है। या ये पूछ सकते हैं कि संवेग के 14 प्रकार किसने बताए हैं? तो मैकडूगल ने बताए हैं। 14 प्रवृत्तियाँ किसने बताई हैं? तो मैकडूगल ने बताई हैं। ये सवाल को कई तरीक़ों से पूछा जाता है। अगर आपने ठीक से ध्यान से नहीं सुना तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, फिर बाद में होता है कि कहीं 16 तो नहीं है, कहीं 12 तो नहीं है। इसलिए बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए कि 14 इनकी संख्या होती है। ठीक है, अगला है कि अब ये जो संवेग हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके विषय में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इंग्लिश और हिंदी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे क्या होता है कि कभी कभी हिंदी का शब्द समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश के शब्द जो होते हैं वो हेल्पफुल हो जाते हैं। जैसे पहला घृणा, भय। भय क्या है? भय मतलब फियर। भय क्या होता है? आप जानते हैं कि डर। घृणा, क्रोध क्या है? क्रोध क्या है? क्रोध का मतलब गुस्सा, आप जानते हैं। घृणा, घृणा का मतलब होता है नफरत। वात्सल्य हो गया, वात्सल्य का मतलब पता है? प्रेम भाव होना। करुणा मतलब कि दुख का होना, रोना। कामुकता का मतलब है कि वासना का होना। आश्चर्य का मतलब है कि किसी बात को लेकर के एकदम मतलब लगना कि उम्मीद से बढ़ के कोई चीज़ हो जाना, है ना। आश्चर्य का मतलब यही होता है कि हम जिस चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं वो चीज़ हमारे साथ हो जाए तो वो आश्चर्य है। ठीक है, आत्महीनता का मतलब क्या है? कि मन में नेगेटिविटी का आना, कि हम मतलब किसी लायक नहीं है, हम बेकार हैं, ये है, ऐसी भावना जो होती है वो आत्महीनता की भावना यानी नेगेटिव सेल्फ फीलिंग होती है। दूसरा कि आत्म अभिमान की भावना, यानी कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ये हैं वो हैं, तो इस तरह की भावना जो होती है वो आत्म अभिमान की भावना होती है। एक 10वां क्या है? 10वां है एकाकीपन। तो एकाकीपन का मतलब है तो है अकेलापन यानी लोनलीनेस। ठीक है, ये हो गया। और 11वीं क्या है? भूख। भूख मतलब हंगर। अधिकार मतलब ऑनरशिप की भी, इस पे मेरा अधिकार है, इस पे मेरा है। बच्चे जैसे बच्चों में ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि बचपन में देखिए उसको ज़रा सा खिलौना लिया होगा, वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं होता। वो मेरा है, ये मेरा है, मुझे मिला है, मम्मा ने मुझे दिया है ना, ऐसी फीलिंग रहती है और वो बिल्कुल देने को तैयार नहीं होता है। तो ये संवेग उसमें बच्चों में होते हैं। कृतिभाव, कृतिभाव का मतलब होता है क्रिएटिविटी, यानी उसके क्या जो कितनी अच्छी क्रिएटिविटी उसकी कैसी है, वो क्या इंटरेस्टेड है किसी चीज़ में, क्राफ्टिंग है या कुछ भी है, अलग से क्या करना पसंद करता है, ये बचपन से किसी किसी में गुण होते हैं। आमोद, आमोद का मतलब अम्यूजमेंट यानी आनंद की स्थिति, खुश की स्थिति। ठीक है, तो ये 14 हैं। इनमें से कोई भी कभी कभी हो सकता है कि कोई 4 दे दे ऑप्शन में और कहते कि इनमें से कौन सा मूल प्रवृत्ति नहीं है या कौन सा संवेग नहीं है, इसलिए नाम आपको मोटा मोटा पता होना ज़रूरी है। तो ठीक है, बाकी क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? यहाँ से कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं? 14 बताई हैं।
14 मूल प्रवृत्तियाँ, ये 14 संवेग किसने बताए हैं? तो मैकडूगल ने बताए हैं। ठीक है, संवेगों का संबंध किससे होता है? मूल प्रवृत्तियों से होता है। बस यही सवाल है और यही एग्जाम में पूछते हैं और फिर भी रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अगला है कि संवेग के अन्य प्रकार बताइए। अब संवेग के अन्य प्रकार क्या हैं? संवेग दो तरह के होते हैं, सुखद संवेग होते हैं, एक दुखद होते हैं। सुखद मतलब जो सुख का अनुभव करवाएं और दुखद संवेग मतलब जो दुख का अनुभव करवाएं। जैसे सुखद क्या है? प्रेम, स्नेह, मित्रता, तो ये सब सुखद हैं क्योंकि सुख की अनुभूति करवाते हैं। और दुखद क्या है? जैसे भय, घृणा, क्रोध आदि, तो ये सब दुख के हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट जो सवाल बनता है वो बनता है फ्राइड के अनुसार। दोस्तों 4 से 5 साल की अवस्था में बालक में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो बालक में जो भावना होती है वो होती है प्रत्युविरोधी, यानी जब बच्चा 4-5 साल का होता है तो उसके अंदर माँ से प्रेम करने की ज़्यादा भावना होती है, वो पिता से कम लगाव रखता है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे 4 से 5 वर्ष की अवस्था है, ये फ्राइड का मानना है और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बालक की भावना जो होती है वो पितृ विरोधी होती है कि मातृ विरोधी होती है कि आत्म विरोधी होती है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो बालक की उम्र जो अवस्था होती है, भावना होती है 4 से 5 साल में, वो जो होती है वो पितृ विरोधी होती है, यानी वो पिता का विरोधी होता है लेकिन माता का प्रेमी होता है, यानी माता से बहुत प्रेम करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अपोजिट है। अगर पिता से नफरत है, मतलब नफरत का मतलब वैसे ही नहीं, लेकिन माँ से लगाव का ज़्यादा होना मतलब। ठीक है, तो अगर पिता से कम लगाव है तो माँ से ज़्यादा लगाव होता है। और यही 4 से 5 साल की उम्र में बालिका का क्या होता है कि बालिका को अपने माता से विरोध होता है और पिता से प्रेम होता है। यानी अगर कोई बेटिया है तो वो उम्र में 4 से 5 साल की उम्र में अपने पिता से लगाव ज़्यादा रखती है और माँ से लगाव कम रखती है। और ऐसा क्यों होता है? वो है जैसे कि बालक के लिए कहा है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स ये उनका मानना है। तो पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ये होता है, यानी मातृ विरोधी। तो ये मातृ विरोधी कह सकता है, सॉरी पितृ विरोधी कह सकता है, या मातृ प्रेम कह सकता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? पितृ विरोधी यानी मातृ प्रेम। ठीक है, और जो लड़कियों में जो ग्रंथि पाई है वो क्या होती है? वो होती है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ये ग्रंथि जो होती है वो बालिकाओं में होती है और वो इससे क्या होता है? इससे जो पितृ के प्रति यानी पिता के प्रति जो भाव होता है वो ज़्यादा होता है और माँ से जो लगाव होता है वो कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात किस मनोवैज्ञानिक ने की है? तो ये आंसर बन गया फ्रायड ने की है। याद रखिए, फिर से मैं कह रहा हूँ, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स की बात किस मनोवैज्ञानिक ने की है? तो फ्रायड ने की है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में किसकी भावनाएं प्रभावित होती हैं? तो बालक की प्रभावित होती हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में किसकी भावनाएं प्रभावित होती हैं? तो बालिका की होती हैं। ऑडिपस में किसकी होती हैं? बालक की होती हैं। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स की बात किसने की? तो फ्रायड ने की। ये एग्जाम में सवाल पूछता है। ठीक है, मैं एक बार सेट लगा रहा था तो मैंने ये क्वेश्चंस को देखा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रखना ज़रूरी समझा। ये सब एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये है कि आपके पेपर में कौन सा सवाल पूछा जाता है, ये इसलिए आपको पूरा टॉपिक पढ़ना चाहिए ठीक से। अब अगला है जो एग्ज़ाम में पूछा गया था कि अवस्थाओं के आधार पर ब्रजेज ने संवेगों को बांटा है। तो अवस्थाओं के आधार पर संवेगों को किसने बांटा है? ब्रजेज ने। ठीक है, ये क्या करते हैं कि शैशवावस्था में संवेगों को बांट देते हैं कि 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने, 12 महीने, 24 महीने, ऐसे उन्होंने बांटा है। कम से कम 37 ऐसे संवेग इन्होंने बताए हैं। ठीक है, तो वो कोई एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन ये ज़रूर पूछता है कि अवस्थाओं के आधार पर संवेग को किसने बांटा है? तो वो ब्रजेज हैं, ब्रजेज जिन्होंने संवेग को अवस्थाओं के आधार पर बांटा है। तो ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा और कहीं नोट रखिएगा। अगला है कि जो आज के इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं, वो ये हैं कि मैकडूगल ने संवेग के कितने प्रकार बताए, यानी कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? 12, 11, 14, 16, 12, 11, 14, 16। तो आपको ऑप्शन चुनना है कि मैकडूगल के हिसाब से संवेग कितने प्रकार के होते हैं। आप अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, अगर राइट होगा तो मैं बता दूंगा कि राइट है, रॉन्ग होगा तो आपका सही आंसर भी प्रोवाइड हो जाएगा। दूसरा है कि संवेगों को अवस्थाओं के आधार पर किसने विभाजित किया है? और ये सवाल तो फिर इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है, इसलिए आप इसको बताइए कि कौन है? स्किनर है, पियाजे हैं, कोहलबर्ग हैं कि ब्रजेज हैं। ठीक है,
अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से बता ले जाएंगे। तो दोस्तों ये सब मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट, ज़्यादा नहीं, संवेगों के विषय में 2-2 घंटे का वीडियो, 1-1 घंटे का वीडियो बनाने से अच्छा है कि टू द पॉइंट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को मैंने यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी समझा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में लाइक कमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें भी फीडबैक मिलता है और कोई अगर कोई कमी है या कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे लिए ये मोटिवेशन की तरह होता है। बाकी मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार।